अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सच। सेनेट इलेक्शन का बोलबाला, सेनेट इलेक्शन की बहस, सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट की समाअत, बहुत इंपॉर्टेंट समाअत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जानिब से आज बड़े इंपॉर्टेंट सवालात पूछे गए इलेक्शन कमीशन से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था कि जिस पार्टी की तादाद ज़्यादा हो, जिस पार्टी का मैंडेट हो, उसको फुल फ्लैज मैंडेट के मुताबिक वोट ना मिले तो सीक्रेट बैलेटिंग में फिर क्या किया जाएगा। ऐसा तो इससे बेहतर है कि ओपन बैलेटिंग ही कर ली जाए मेरे ख्याल से भी, और जो आम आवाम है उसके ख्याल से। लेकिन इस वक्त ये समाअत चल रही है और समाअत अपने इख्तिताम की जानिब जब पहुँचेगी तब अंदाज़ा होगा कि समाअत के पैराए क्या है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, आपस में उस पर गुफ्तो शनीद हो रही है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, टेलीविज़न चैनल्स पर, दीगर मनाजरों में आप देख रहे हैं। और उसके अलावा आज बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से। जब शिबली फराज साहब ने 18वीं तरमीम की बात की है और ये इंदिया दिया है कि हुकूमत ने ठान ली है कि 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ की जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये मामला कहाँ जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों मुत्तफिक नहीं हो पा रही हैं ओपन बैलेटिंग पे। और खैर ओपन बैलेटिंग का मामला ना हो तो सीक्रेट बैलेटिंग का हो जाए तो क्या इस इलेक्शन को मान लिया जाएगा, क्योंकि दोनों जानिब से हुकूमत हो या फिर पीडीएम हो, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जितनी भी जमातें इकट्ठी हैं, 11-12 जमातों का वो एक इकट्ठ है, वो तमाम तर लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं। जो मूवमेंट लाई गई थी सादिक संजरानी साहब के अगेंस्ट, उस वक्त जो कुछ हुआ उसको बुनियाद बनाते हुए हुकूमत ये कह रही है कि मान लें। क्यों नहीं मान रहे, क्या मामला है? लेकिन इस वक्त की जो समाअत चल रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं अपने गेस्ट और आज के पैनलिस्ट। नासिर खान मूसाज़ई साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ राना एहसान अफजल खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीएम को रिप्रेजेंट करेंगे आज के इस तमाम तर सेशन में। मैं पहले नासिर साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। नासिर साहब, सर, हुकूमत एक तरफ सदारती रेफरेंस ले आती है, उससे पहले असेंबली के फ्लोर पर इस तरह की बहस नहीं करवाई गई, कमेटीज़ में लाना एक लंबा चौड़ा मामला होता है, आप बेहतर बता सकेंगे। पीडीएम और उससे जुड़ी जमातें और जो अपोजिशन जमातें, इवन अब जमात इस्लामी भी ये कहती दिखाई दे रही है कि हुकूमत ने तमाम तर चीज़ें बहुत उजलत में की हैं। क्या ये बेहतर ना होता कि इस पर डिबेट कर ली जाती है? शुक्रिया कोकर साहब। मेरे ख्याल में अगर पीडीएम वाले ये कह रहे हैं कि ये बड़ी उजलत में हुई है, तो मेरे ख्याल में 70 साल से यही लोग पीडीएम वाले हुकूमत में रहे हैं, हुक्मरान रहे हैं। 18 अमेंडमेंट को एक जो पाकिस्तान के एक पूरी 73 कॉन्स्टिट्यूशन में से जितनी भी मेरे ख्याल में सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टियां भी और अहम नुकात जितनी भी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को छिपा गया है, तो क्यों ये उस टाइम इन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे? क्या उनकी इल्म में नहीं था? लेकिन ये जानबूझकर सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेट से इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जो हम कह रहे कि ये माफिया है और ये जो करप्शन के जो रास्ते हैं वो रोकना नहीं चाहते हैं। यही अब जो हमारा खान साहब का जो मौकफ है आज वो कौम के सामने सच साबित हो रहा है। मुझे ये बता दिया जाए कि उजलत उसमें क्या है। अगर एक चीज उसके नॉलेज में हम लाए हैं और इसमें हमने असेंबली में भी बिल को टेबल किया है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं, हमने सॉलिडारिटी ऑर्डिनेंस भी लाए। वो किस लिए लाए हैं? इसलिए लाए कि जितनी भी हमारे जो इलेक्शन के बाद जो उस पर लोग तनकीद करते हैं, इल्जामात लगाते हैं और हमारे इलेक्शन कमीशन को इदारे को मुतनाज़ा बनाते हैं और जो प्रोसेस होता है पूरे इलेक्शन वो मुतनाज़ा बन जाता है। क्या ये पहली दफा ये धांधली के अल्फाज हम सुन रहे हैं कि ये 70 साल से हम सुन रहे हैं? क्या ये 80 और 90 के दौर में ये लोग भूल चुके हैं? मेरे ख्याल में ये सारे जो जितना भी है ये जो पीडीएम वाले हैं ये खुद समझते हैं और इस सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते। खान साहब को जो अवाम ने वोट दिए हैं वो सिस्टम को ठीक करने के लिए, इदारों में रिफॉर्म्स लाने के लिए अब हम अपना वो कर रहे हैं। क्या ये लोग जो पिछले उनकी हुकूमत है, ये तो 2006 में ये मिसाकी जमहूरियत का जो जमहूरियत का अलार्म कर रहे हैं। मुझे ये बता दी कि 2006 में तो ये जो पीडीएम वाले बैठ गए, जो अपोजिशन में होते हैं, तो ये लोग तो सारे सिस्टम को ठीक करने के तुले हुए हैं, लेकिन जब हुकूमतों में आ जाते हैं वो भूल जाते हैं। आज कहते हैं नेब का क्या हाल है, नेब पे इल्जामात लग रहे। क्या पीपल पार्टी नून लीग हुकूमतों में नहीं रहे? क्या उन लोगों के दौर में भी सेनेट इंतखाबात नहीं हुए? क्या उन पे लोगों ने उंगलियां नहीं उठाई? क्या उन पे इतराजात नहीं आए? तो खान साहब, हम तो पहली दफा हमारा ये हो रहा है और हम इसमें इस्लाहात लाना चाहते
हमारा क्या काम है? हमारा काम यह है कि हमने आईन को, हमने तरमीम को टेबल कर दिया है। होना ये चाहिए था कि सब लोग हमारे साथ देते और ये कह देते, ये इतराफ कर लेते कौम के सामने कि जी हम 70 साल से इस पे हमने ना तवज्जो दी है और ना कौम को शफाफ और ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले गए हैं। मुझे ये बता दिया जाए कि अगर ओपन बैलेट से हो या सेक्रेट बैलेट से हो, उसमें अवाम का क्या उसमें लेना देना, क्या नुकसान है? लेकिन अगर हम सेक्रेट बैलेट से करेंगे तो इसमें करप्शन, हमारी जो एमपीए साहब होते हैं, जो फ्रेश लोग आते हैं, वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी जमीरी लोग सौदा करते हैं और वो प्रैक्टिस पे जारी आन करते हैं जितनी भी उनकी पॉलिटिकल लाइफ होती है। लेकिन अगर ये दरवाजे बंद हो जाए और उनको ये दरवाजे, हम जो करप्शन, जमीर फरोशी और ये जो धंधा है, उसके अगर दरवाजे बंद करना चाहते हैं तो मुझे बताए कि इसमें पीटीआई कहां पे गलती कर रही? ये पीडीएम वाले कौम को बता दे कि इसमें कौम को, आईन को, हमारे इदारों को कहां पे हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको गलत कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि इसमें बैक जुबान हमारे साथ होते कि जी हम सब आपके साथ हैं, इसमें डिस्कशन की क्या बात है? चलिए, मैं नासिर साहब, आपका मौकिफ बड़े डिटेल, आपका मौकिफ काफ़ी डिटेल, मैं ज़रा इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने कही हैं, मैं वो एक एक करके उस पर बात करता हूँ। राना साहब, आपने सुन लिया, नासिर साहब ने बड़ा मौके बड़ा क्लियर दिया। मुझे बताएं, ओपन बैलेटिंग पर हम अगर मिसाक जमहूरियत से लेकर फिर आगे चलने तक की बात करें, एक पॉइंट पर तमाम तर लोग मुत्तफिक थे, वो था कि शफाफियत से इलेक्शन हो। अब हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है, जबकि आप लोगों का मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट को डर है कि उनके लोग मुनारिफ ना हो जाएं, इसलिए वो ओपन बैलेटिंग। तो फिर ठीक है, उन्हें लेट देम फेस, कि वो फेस करें इस चीज़ को, गवर्नमेंट और ओपनली फेस कर लेगी। आप लोग क्यों ओपन, मुझे ये बात थोड़ा सा, अब मैं चाह रहा हूँ कि सारे सुनना चाह रहे, ओपन बैलेटिंग में इशू क्या है? देखें अरसलान, बहुत शुक्रिया। देखें, ये अरसलान हमारी ख्वाहिशात का तो ये मसला नहीं है, या हमारे ख्वाबों का भी मसला नहीं है, ये एक आईनी मसला है। और ये आइन का आर्टिकल 226 जो है वो कहता है कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट वोटिंग से हो। ठीक, अब आप इसको तब्दील करना चाहते हैं और हम भी इसके हामी हैं, पीएमएलएन भी इसके हामी और 2015 में भी हामी थे। सर फिर कबाहत क्या है, क्या रुकावट है? अब देखें, बात रुकावट ये है कि आइन के अंदर जब आपने तरमीम करनी है तो पहले तो आपको कोर्ट्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। पीटीआई हुकूमत ने यह बेहतर समझा कि वो कोर्ट्स में चली जाए और उनसे तशरीह करे बजाय कि वो ऑपोजिशन के पास जाए। अब आइन में जब आपने तरमीम करनी है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, आपको कंसेंसस बिल्डिंग करनी है, आपको अपना होमवर्क करना है, आपको सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको टेबल पे बैठाना है और उनसे भी आपने राय लेनी है कि इस मामले को कैसे हल करना है। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने जो अमेंडमेंट्स पेश की उसके अंदर इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है वो टच ही नहीं किया कि वहां भी ओपन बैलेट होना चाहिए है, नहीं होना चाहिए। इन्होंने सेनेट चेयरमैन इलेक्शन को नहीं टच किया कि वहां भी ओपन बैलेट होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये और भी इसके अंदर डिबेट है, इट इज बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है कि आप अपनी जो पार्टी की जितनी सीट्स हैं उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली आप नॉमिनेशन कर दें सेनेट के अंदर। तो ये पूरी डिबेट पीटीआई ने स्किप कर दी। 1.5 माह पहले सेनेट के इलेक्शन से अनाउंस किया जी हम ओपन बैलेट चाहते हैं, और फिर जो असेंबली का सेशन था उसके अंदर जो रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें 22 मिनट के सुना गया और वहां भी ऑपोजिशन को मौका नहीं दिया गया कि वो बोले। और जिस दिन ये टेबल कर दिया इन्होंने नेशनल असेंबली में, उस दिन आपने ऑपोजिशन की हरकत देख ली कि ऑपोजिशन जो है वो डेस्क बजा रही है, चीखे मार रही है, स्लोगन्स कर रही है जैसे वो ऑपोजिशन में बैठी हुई है। तो ये इनका मसला ये है अरसलान कि आईनी तरमीम करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको कंसेंसस बिल्डिंग करनी होती है। ये ख्वाब देख के नहीं हो जाती, ये आप सोचे और ये कल हो गई, ये ऐसे नहीं हो जाती, इसके लिए हार्ड वर्क है। इसी तरीके से आपने सोचा कि आप 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, आपको पता ही नहीं था कि उसके लिए क्या कुछ करना है, आज आप झूठे साबित हो गए। इसी तरह आपने 50 लाख नौकरियों का नारा लगाया। तो जो प्रैक्टिकलिटी है वो पीटीआई हुकूमत में एग्जिस्ट नहीं करती। ये बुलडोज करना चाह रहे थे ऑपोजिशन को, ये एक तरफ तो गालियां दे रहे हैं, एक तरफ ऑपोजिशन को ये गाली गलोच कर रहे हैं, उन पे इल्जाम तराजी कर रहे हैं, और दूसरी तरह ये बुलडोज करते हुए बगैर राय लिए ऑपोजिशन के ये कहते हैं जी हमारे साथ आप तरमीम करते हैं। तो इनको पता ही नहीं है कि असेंबली कैसे चलती है। 2.5 साल हो गए, इनका जो स्पीकर बैठे हुए हैं वो पार्टिजन है, वो एक तरफ जो है वो सारी
कार्रवाई, वो ऑपोजिशन को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो ये सारे मामला जो हैं ये बड़े बारीकी के हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये बारीकी को देखने की जो सलाहियत है वो पीटीआई में नहीं है, और यही वजह है कि 2.5 साल बाद वाली राणा साहब राणा साहब जो कंसेंसस वाली बात कर रहे हैं, मैं जरा नासिर साहब से पूछ भी लेता हूँ। नासिर साहब, एक चीज़ कंसेंसस डेवलप एक जगह नहीं हो पाता, फिर मुख्तलिफ तरमीम के लिए, मुख्तलिफ क़वानीन में तरमीम के लिए चीज़ें ले आते हैं असम्बली में, जैसे FATF और दीगर बिल आए, उसमें बहुत ज़्यादा रफड़ पड़े रहे, सब ने देखा। क्या ये मामला इतना सहल और आसान था कि जो सेनेट इलेक्शन है उसमें तरमीम और फिर सदारती रेफरेंस का आ जाना? क्या ज़रूरत थी सदारती रेफरेंस और फिर इतनी जल्दी करने की? अब मामला सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर जवाब भी जमा करवा दिया इलेक्शन कमीशन ने। खुफिया राय शुमारी पर कोई बहुत बड़ा जवाब जमा नहीं करवा पाया इलेक्शन कमीशन। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये 18वीं तरमीम वाली बात, क्या ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि ऐसे मौक़ों पर मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ हवालों से बातचीत उठा दी जाए कि जब पहले ही एक मसला चल रहा हो? अरसलान कोकर साहब उसने ये कह दिया था कि उसने बड़ी उजलत में और कंसेंसस पैदा करना चाहिए, और जो ये कह रहे कि सेनेट के जो चेयरमैन के जो इलेक्शन है उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर देना चाहिए। तो आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में और इदारों में रिफॉर्म्स कोई आखिरी हर्फ नहीं होता है, वो उसका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अगर हम सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेट पेपर में हमने अमेंडमेंट तरमीम को या बिल को टेबल किया पार्लियामेंट में, तो ये उनके साथ ये कर लेते कि जी उसमें साथ ये भी कर ले कि हमें जो सेनेट जो चेयरमैन होगा वो भी ओपन शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। उसमें क्या बात है? ये तो वो चीजें नहीं छोड़ कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। हम अगर उनके साथ ना मानते तो ये फिर आज वो हक बजाने होते। और दूसरी बात ये है कि ये लोग उनकी नियत पे देख ले, नून लीग और पीपल पार्टी वाले, उन लोगों ने जो 18 अमेंडमेंट में जो तरमीम लाए हैं, ये कह रहे कि जो वजीर आजम, जो नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब अपने लिए तो पसंद करते हैं कि जब वजीर आजम का इंतखाब होगा या किसी वजीर आला का इंतखाब होगा तो वो सेक्रेट बैलेट से नहीं होगा, वो शो ऑफ हैंड से या उसका ओपन से होगा। तो मुझे ये बता दिया जाए कि अगर वो अपने लिए, क्योंकि उनमें अपनी जात इन्वॉल्व है, नवाज शरीफ का और जरदारी का जो जात इन्वॉल्व है, तो उसमें तो पार्लियामेंटेरियन को ये हक नहीं देते हैं कि अपने ओपन बैलेट से, सेक्रेट बैलेट से हो। लेकिन जहां पे खरीदो फरोख्त हो और उनका सेनेटर से कोई लेना देना नहीं, खुद ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, अस्तबल बना लेते हैं और हार्स ट्रेडिंग करते हैं कि जो लोग जिसकी मर्जी चाहे। फिर ये भी कर लेना कि जब वजीर आजम का इंतखाब हो, वजीर आला का इंतखाब हो, वो भी पार्लियामेंटेरियन को छोड़ दे कि जिसको चाहे वो कर ले। वो क्यों आप लोगों ने इसको ओपन छोड़ा है? लेकिन चूंकि उसमें उनकी लीडरशिप की जात इन्वॉल्व है, तो वो जात की खातिर तो पॉलिसीज और कानून और आईन बनाते हैं, वहां पे तो पार्लियामेंटेरियन को बॉन्ड करते हैं। लेकिन जब दूसरे का, अवाम का और लोगों का है, तो उसमें वो लोगों का जो माफिया होते हैं, जो हमारे सिस्टम को जिसने तबाह बर्बाद किया है, उनको ये रास्ता देते हैं, गुंजाइश बना देते हैं कि वो पैसे कमा के किसी तरीके से भी आके अपने सेनेट ऐवान बाला में बैठकर अपने कारोबार को अपने प्रोटेक्शन दे दे। तो ये सारे उनके मुनाफिकाना रवैये हैं जो हम कह रहे कि पीडीएम को सोचना चाहिए कि हम कौम के साथ क्या कर रहे हैं और हम कौम को कहां पे किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर उसमें सच्चाई और सच ये होते तो जिस दिन 18 अमेंडमेंट से पहले ये सेक्रेट बैलेट होता था, तो ये अगर अदम इत्तेमाद या कौमी असेंबली का जो सेनेटर, सॉरी ये ठीक है, मुझे एक छोटा सा मैं एक नासिर साहब, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से आता हूँ तो ज़रा राना एहसान साहब से भी इसका जवाब ले लेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें दोनों तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है कि दोनों तरफ के हलकों में, चाहे वो पीडीएम की मुख्तलिफ जमातें हों, मैं नून लीग की बात कर लेता हूँ, वहाँ भी कैंडिडेट्स पर इत्तफाक बड़ी मुश्किल से हुआ, वहाँ भी बड़े मामला चले। इसी तरह पीटीआई का भी ये मामला रहा। ऐसा क्यों हो रहा है जब अगर ये कहा जाता है कि दोनों जमातें उन कैंडिडेट्स को टिकट देने पर बज़िद हैं जो डिज़र्व करते हैं? वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था ज़रा बात करेंगे कैंडिडेट्स के हवाले से भी। नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर खान मूसाज़ई साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, और इसी तरह रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, इधर भी हम देख रहे थे, खबरें भी आ रही थी, आपने खुद भी देखा होगा कि एक ग्रुप अलग मामला बता रहा है, दूसरा ग्रुप अलग मामला बता रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई कागजात नामजदगी वाले मामले पर मुत्तफिक हुए हैं लोग। देखिए, पीएमएलएन के लिए इसके अंदर हमारी देखिए 29 सीटें थी सेनेट के अंदर, और अब ये इस नए इलेक्शन के बाद अगर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से और प्रोपोर्शन के लिहाज से देखा जाए तो हमारी जो है वो अब 5 सीटें हम ले सकेंगे, और अब जो आगे इस इलेक्शन के बाद 17 के करीब सीट्स हो जाएंगी। तो यहाँ बड़ा टफ था पीएमएलएन के लिए, क्योंकि 12 के करीब लोग रिटायर हो रहे थे, और बल्कि 12 से भी ज्यादा रिटायर हो रहे थे, और 5 ने वापस आना था। तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी ने बड़े अच्छे टिकट्स दिए, जिसमें परवेज रशीद साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह खान हैं, प्रोफेसर साजिद मीर हैं जो हमारी पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। इसी तरह जो टेक्नोक्रेट सीट है उस पर आजम नजीर तारड़ साहब हैं, और फिर विमेन सीट के ऊपर सादिया अब्बासी साहब हैं, अब्बासी साहिबा हैं। तो सारे जो हैं वो टिकट्स हमने मेरिट पे दिए, और कोई आपको यहाँ जो है अरबोंपति नहीं नजर आ रहा, या कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आ रहा। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताएं आप, ठीक मैं चलें, मैं आप ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने भी तो अपने उन्हीं लोगों को टिकट दी थी, तो फिर क्यों जो लोग पार्टी के ज़ाहिर रुकन हैं उन्हीं लोगों को आप लाड़काना वाला जिक्र करेंगे, मुझे पता है आप कहेंगे जी लाड़काना में जिस बंदे को टिकट दी उसके नैब में केसेस और इस तरह, वो बात ठीक है कि उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन उस पर वहाँ देखें वहाँ भी इस पर इत्तफाक हुआ, नामों पर तभी आगे बढ़े। मुझे ये बताएं कि आप लोगों के बहुत सारे मसाइल भी हैं सर, जैसा कि अब नैब वाले केसेस चल रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो कि ख़ुद बाहर हैं, उनके पासपोर्ट वाला इशू बन गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। कैसे टैकल करेगी नून लीग इसको, सेनेट इलेक्शन को? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी नेशनल असेंबली में जो जितने मेंबर्स हैं वो पार्टी के साथ यकजहती के साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह हमारी जो पंजाब असेंबली है उसमें 165 सीट्स हैं हमारी जो पीएमएलएन के मेंबर्स हैं। पार्टी सवाए कुछ चंद लोगों के जिनको जो है वो बहकाया गया, उसके अलावा पूरी पार्टी हमारी खड़ी है, और इंशाल्लाह हमारे मेंबर्स जो हैं वो हमें वोट करेंगे। और दूसरी चीज जो मेन है, इस गवर्नमेंट को जो चैलेंज है वो ये है कि इस गवर्नमेंट की जो नॉन परफॉर्मेंस है, कि इनके जो एमपीएज हैं या एमएनएज हैं जो अवाम को अपनी शक्लें नहीं दिखा सकते और गायब हुए हैं पब्लिक से, वो जो है नाला है, और इस हुकूमत को उन्हीं का खदशा है कि वो जो है इनकी नाकामियों की वजह से और नाअहली की वजह से इनको वोट ना करें। तो हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं। चले मैं इनसे इस पे बात कर ले। नासिर साहब, सिंध वाले इलेक्शन का जिक्र करता हूँ, ज़िमनी इंतखाबात हुए, आपके सामने ही है रिजल्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में आ गया रिजल्ट। वहाँ पर हलीम आदिल शेख साहब और फिर वो जो कुछ भी सिनेरियो हुआ, मैं अगर आपसे इस पे बात करूं कि हलीम आदिल शेख के हवाले से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश नहीं हैं वहाँ पर कराची और उसके रीजन में, फिर क्या मामला क्या है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज़ के अगेंस्ट है, तशद्दुद और इस तरह की चीज़ों की, वहाँ पर यही चीज़ होती दिखाई भी थी। हलीम आदिल शेख साहब के गार्ड्स भी और सारे आगे आगे रहे, वो सारा आपके सामने ही है वो सारा सिनेरियो। अरसलान साहब, मेरे ख्याल में ये तासुर देना गलत है कि जो जिस तरीके से आप लोग वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में जो हमारे हलीम आदिल शेख साहब है उनका ये इंडिविजुअल था, और दूसरा ये कि जो उनके पुराने उनके केसेस चल रहे थे उनको जो अरेस्ट किया गया है या जो उनको अभी वो उसमें फेस कर रहे हैं वो पुराने केसेस में फेस कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन या वहाँ के जो आरओ थे या उसने ये सिर्फ ये कहा था कि उस हल्के से उनको निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में ये उसका एक इंडिविजुअल है, और ये तासुर गलत है कि हमारे जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं या उनके मुखालिफ है। मेरे ख्याल में ये गलत है। ये पीपल पार्टी का नैरेटिव है। आज जो उसके वो बंदे ने, वो एक मिनिस्टर ने कह दिया है, तो मेरे ख्याल में वो हमारा तर्जुमान नहीं है कि हम उन पे लोग बिलीव करें। और जिस तरीके से हमारी पीटीआई की वहाँ के जो पार्लियामेंट का जो वहाँ की असेंबली का जो है उसने भी कह दिया कि ये उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो हम आदिल शेख के साथ जो हलीम आदिल शेख के साथ जो हो रहा है वो पीपल पार्टी वाले विक्टिमाइजेशन करे, सियासी इंतकाम ले रहे, और ये इलेक्शनों में ये होते रहते हैं। ये फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि इन लोगों ने इतना बड़ा एक्शन
एक्शन लिया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनका बुकलाहट है पीपल पार्टी की गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, और इंशाल्लाह उसको नजर आएगा, सेनेट में भी आएगा। ये तो बड़े गुरूर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उनको पैसे वाले ले आ रहे हैं और उनको हम तोड़ेंगे उनके एमपीएस को। मेरे ख्याल में ये उनकी खमख्याली है और ये खुद अपने एमपीएस का ख्याल खैर बनाए कि इंशाल्लाह रिजल्ट क्या निकलेगा। दूसरी तरफ जब ये कह रहे हैं कि हमें डिलीवर नहीं किया, तो मुझे ये बताए कि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, उसने क्या दूध और शहद की नहरें बहाई है कि हम वोट तो पड़ गए हैं, वोट तो फिर भी पड़ गए। नासिर साहब, ज़िमनी इंतखाब में वोट तो डल गए उन्हें, आपके सामने रिजल्ट है। नहीं, वो इसलिए कि वो उनकी हुकूमत है वहां पर, वो हुकूमत के बेस पर अगर हमारे एक एमपीए के खिलाफ वो इतना एक्शन ले सकते हैं तो डेफिनेटली वहां के जो लोकल बंदे हैं उसने वो ताना कल्चर, और अभी वहां पे एक स्ट्रांग ताना कल्चर है, उस पे लोगों को कितना डराया धमकाया होगा। सिंध में वो तो किसी किस्म का, सिंध में तो ये लोग मशहूर है, वडेरे है, और जो पीपल पार्टी का जो बेस है, जो गुंडागर्दी है, वो तो सबको तो पता है, वो कैसे उनसे लोग कोई वोट आगे पीछे हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये उनका वो ये मेरिट नहीं है और ना ये क्राइटेरिया हम बना सकते हैं कि जी वहां पे उनके लोग पीपल पार्टी ने वोट लिए, उनकी पॉपुलैरिटी हो या लोग उनको पसंद कर दे। अगर पसंद करते तो आप देख ले उसके जो जलसों में जो लोग आ रहे कहां से, हुकूमत होने, सिंध में हुकूमत होने के बावजूद भी 11 पार्टियों का इत्तेहाद के बावजूद भी कितने लोग आ रहे हैं, 20-30 हजार। जो एक पार्टी अगर हजार लोग भी लाए तो उसकी क्या है, वो कितनी गैदरिंग करते हैं। होना तो ये चाहिए कि पूरा सूबा इकट्ठा होता है, तो फिर हम उसको कहते। मेरे ख्याल में ये जो भी कुछ कर रही है, ये अपने जो पैसे या धुंध या डरा धमका के डंडे के जोर पे मेरे ख्याल में वोट ले रहे हैं। और यही खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए, जिस तरीके से आज शबली फराज ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हो ताकि ये सारे इश्यूज और मसले खत्म हो जाए। और ये जो वडेरा निजाम है और जो कब्जा माफिया है पॉलिटिक्स में और जो माफिया बने हुए हैं, उनकी से छुटकारा कौम को मिले और लोग उनको वोट दे, अपने जमीर का और अपने खुले उसका वोट दे और साथ खड़े हो जाए। ये इसलिए वो ये सारी चीज जो पीटीआई के खिलाफ ये सारे इकट्ठे हुए, उनका ये एक ही एजेंडा है। ठीक है, चले मैं राणा साहब से, राणा साहब, नासिर साहब जो कुछ कह रहे हैं आप सुन भी रहे हैं, जाहिर है कि वो उनका एजेंडा शुरू से पीटीआई का यही है कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, शफाफियत का निज़ाम लाना चाहते हैं। ये एक एजेंडा था पीटीआई का जिस पर वो कह रहे हैं कि हम लोग इसी पर कारबंद भी हैं। ये बताएं सर, दो चीज़ें, एक तो ज़िमनी इंतखाब वाला मामला, कराची का क्या मामला है, फिर दूसरा ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगर किसी हवाले से कोई मुश्किलात आ जाती हैं कागजात में, क्या मामला है, क्या प्लानिंग है सर, फिर कौन होगा? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए है, बिल्कुल होनी चाहिए है, लेकिन आपने क्या उसके लिए कोई 2.5 सालों में कोई काम किया है? आपने तो सेनेट के इलेक्शन रिफॉर्म्स आपको 1 महीना पहले इलेक्शन से याद आया, उससे पहले तो आप सोए बैठे थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसी हुकूमत आ गई है जिसका कोई होमवर्क ही नहीं है, ग्राउंड वर्क ही कोई नहीं है। ये कहते थे $200 अरब बाहर से आएगा और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। इनकी सारी बातें हवा में सर, वो तो पेट्रोल भी 40 रुपए का होने वाला था। बिल्कुल वही, ये कहते थे जी पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी और वहां हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज जब्त हो गए और पूरी कौम को रुस्वा किया इन्होंने दुनिया के सामने कि एक जिसकी आज इन्होंने लीज की पेमेंट कर दी ना, तो पैसों का तो मसला नहीं था, ये सिर्फ मैनेजमेंट का मसला था। अच्छा, वापस आए राणा साहब, मैं चाहूंगा जरा स्ट्रिक्ट रहें इस मामले पर, मैं इस एजेंडे पर जरा मुझे ये बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर नहीं तो फिर कौन? मैं आपका सॉरी, ज़िमनी इलेक्शन पे इनकी जमानत जब्त हो गई। ये अगर होता ना नेक टू नेक इलेक्शन तो कोई कहते हैं कि कहने जोगे होते कि हमारा जी ये सर, वैसे राणा साहब ये तो वन वे इलेक्शन था। राणा साहब, एक आपसे मैं इस पे आपके इसी का जवाब भी, ये रिवायत नहीं रही जहां पर जो हुकूमत होती है, तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ शुरू से चला आ रहा है, ज़िमनी इंतखाब उसी के हक में होता है। नहीं, आप अगर अरसलान वोटिंग के नंबर्स देखें, आप देखें कि 5000 वोट नहीं पड़ा पीटीआई को जी। ये कितना बड़ा साइन है। बेशक ये कोई नेक टू नेक इलेक्शन होता, कोई करीब होता तो हम ये कहते जी बिल्कुल हुकूमत जीत जाती है। अभी आप ये जो अगले 2 ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं 19 फरवरी को, इसमें भी देख लीजिएगा, पंजाब में भी इनकी हुकूमत है और सेंटर में भी इनकी हुकूमत है और इंशाल्लाह दोनों ये एक रिकॉर्ड जो है वो गैप से हारेंगे। आपको अच्छा। समझ बाकी जो आपने बात की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, तो अरसलान देख
कि ये घबराए हुए हैं, इतने ये परेशान हैं, बुखलाहट में हैं कि ये जो है जो कागज हैं उनको भी चैलेंज इन्होंने करना शुरू कर दिया और डर गए हैं कि एक जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वहां आपने चैलेंज जो है वो करना शुरू कर दिया। क्यों राणा साहब, क्यों मुझे ये बताएं, क्यों यूसुफ रजा गिलानी साहब से क्यों डर रहे हैं? अच्छा चले, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं वापस आता हूं, जरा आप इस पे बात कीजिएगा कि क्यों डर रहे हैं। क्या वो जो पीर पगाड़ा हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात की वजह से थोड़ा खौफजदा हैं या फिर कोई और वजह? यूसुफ रजा गिलानी साहब से डरने की वजह क्या है? फिर मैं जरा दोनों से, नासिर साहब से भी इस पर जवाब ले लूंगा। ब्रेक पर जाते हैं जी, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जरा राणा साहब कह रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से घबराई हुई है पाकिस्तान तहरीक। क्यों घबराई हुई है राणा साहब, क्या वजह है? 2-3 वजह है। एक तो मैं समझता हूं कि पीडीएम उनको इस्लामाबाद की नॉमिनेशन के लिए सपोर्ट कर रही है, और दूसरा यूसुफ रजा गिलानी साहब की ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि बड़े मध्यम पर्सनैलिटी है, बड़े फ्रेंडली रहे हैं। और अगर वो नहीं होते, चूंकि वो आपको पता है जो दरख्वास्त गई है उसमें जो एलिगेशन लगा है, अगर वो नहीं हो पाते फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो उनका ऑब्वियसली जो कवरिंग कैंडिडेट होगा वो उनकी जगह आ जाएगा। कौन होगा सर, कौन होगा बंदा जो सेनेट के इलेक्शन में? देखिए, ये तो अभी मेरे पास इस चीज का जवाब नहीं है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का ही कोई कवरिंग कैंडिडेट होगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर इस्लामाबाद। उनका रिलेशनशिप अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छा है। ही इज अ वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी, और पीडीएम की पार्टीज उनको इस्लामाबाद की नॉमिनेशन के लिए। ठीक है, चले मैं नासिर साहब से भी इस पे जवाब ले लेता हूँ। नासिर साहब, सर क्या वजह है, क्या ये बात दुरुस्त है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घबरा रही है चूंकि वो पीर पगाड़ा साहब और उनके साथ उनके ताल्लुकात और दीगर मामलात उनके जो हैं उस पर थोड़ी सी घबराहट है? नहीं अरसलान साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा ये जो सिंध की ज़िमनी इलेक्शन है उस पर बात कर लूँ, चूंकि लाजमी करें सर, कर लें। है ये हमें कहते हैं कि हमने 5000 वोट लिए। मुझे ये बताए कि ये 3 दफा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे हैं और उन लोगों के पास तो वहां पे जो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। खान साहब की ये तो कमाल ही पीटीआई का कि हम तो पूरी पाकिस्तान की पार्टी बन गई हैं कि हमारे हर जगह पे हमें वोट भी पड़ते हैं। इन लोगों को तो 5000 तो क्या, एक कैंडिडेट भी उनके लिए दस्तयाब नहीं है और ना कोई एग्री है उनके साथ और ना वो चिंद है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे साथ मुआवजा ना करे। और बाकी जो वहां पे मैंने जिस तरीके से कहा कि वहां पे पीपल पार्टी की हुकूमत भी है और पीपल पार्टी जिस तरीके से खेल रही है, तो मेरे ख्याल में वो सबके सामने है। जहां तक यूसुफ रजा गिलानी का सवाल है तो मेरे ख्याल में हम ना उनसे खौफजदा है और ये इंशाल्लाह 3 मार्च के बाद 3 मार्च पर अपना रिजल्ट भी देखेंगे। ये इन लोगों का एक शेवा है कि जब भी ये जलसे करते हैं, एहतजाज करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, इस्तीफाओं की धमकियां देते हैं, वो कहते हैं उसके बाद आप देख लेंगे हुकूमत क्या कहां से कहीं चली जाएगी और हुकूमत का हाल देखेंगे। लेकिन जब नासिर साहब एक सवाल वही होता है, नासिर साहब रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है। नासिर साहब, 18वीं तरमीम पर क्यों बार बार बातें हो रही हैं? 18वीं तरमीम से सारी पीडीएम कह रही है जी सूबे खुद मुख्तार हुए, सूबाई ताकत आई, तो आप लोग क्यों कह रहे हैं 18वीं तरमीम पर बात? आज भी शिबली फराज साहब ने कहा है। अब मेरे ख्याल में किसी भी जिंदगी की लाइफ में इम्प्रूवमेंट होती रहती है और जहां पर रिफॉर्म्स का होता है तो वो इसलिए वो पहले 17 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में ये 18 अमेंडमेंट के रिफॉर्म्स क्यों लाए, ताकि इम्प्रूवमेंट की तरफ हम चले जाए ना। तो अगर हम इसको एक जगह पे ब्लॉक कर दे तो मेरे ख्याल में तो फिर सारा इम्प्रूवमेंट और आगे जाने का तो रास्ता रुक जाएगा। जहां पे 18 अमेंडमेंट का ताल्लुक इसलिए हम चाहते हैं कि जो 10 साल से इस पे इंप्लीमेंटेशन हुई है, जहां पे खामियां आ रही सूबों और वफाक के दरमियान, तो उसको इंप्रूवमेंट के लिए हमें दोबारा मिल बैठ के चाहिए कि जहां पे एजुकेशन में है, हेल्थ में है या दीगर इदारे ऐसे हैं कि जहां पे फेडरल और सूबों में अभी प्रॉब्लम है और अभी तक वो उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे जिस तरीके से 18 अमेंडमेंट में सोचा गया था। तो मेरे ख्याल में अगर हम दोबारा उसमें रिविजिट करना चाहते हैं तो इसमें क्या कबाहत है? यही
लोग, यही खान साहब की जो जमहूरियत की जो रूह है वो हम बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। और कोई चीज, ये कोई कुरानी या आसमानी किताब या नहीं है कि हम उसको अमेंडमेंट ना कर सके। तो मेरे ख्याल में हम अपने पॉइंट्स रखेंगे कि जी फेडरल गवर्नमेंट को डिलीवर करने में या उसको चलाने में ये प्रॉब्लम है, सूबों को ये प्रॉब्लम है, तो इसमें असेंबली में ये बहस कर देंगे, कौम के सामने आ जाएंगे, और जो पार्लियामेंट ने या पार्लियामेंटेरियन ने या कौम ने जो मुनासिब समझा वो अमेंडमेंट हो जाएगी। मैं जरा राणा साहब से भी उनका व्यू ले लेता हूं इस पे सर। बिल्कुल ठीक है, आपने अपना मौक़िफ़ रख दिया। राणा साहब, 18वीं तरमीम वाले मामले पर सूबे एम्पावर हुए, ठीक, आप लोग कह रहे हैं कि हम उस पर कोई बात नहीं होने देंगे, वो ये कह रहे हैं कि उसकी कुछ शिकों पर उसको देख लेते हैं, दोबारा से बैठ जाते हैं। मुझे ये बताएं, पीडीएम सड़कों पर इस मामले को देखेगी या फिर असेंबली में देखेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एग्री करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर बेहतरी के लिए हो उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन बात यही आ जाती है जहां इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हम इस चीज के हामी थे कि ओपन बैलेट हो, वहां ये कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके। तो कोई भी आपने आईनी तरमीम करनी है उसके लिए आपको कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। यहां तो आप असेंबली का एक सेशन नहीं चला सके सुकून के साथ पिछले 2.5 सालों में, क्योंकि आप ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते। जब वो बोलती है तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। तो यहां आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट आ जाएगी। बिल्कुल मैं समझता हूं कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो तो वो यही कहेगा कि कोई भी जो आइन है वो उसके अंदर तरमीम की जा सकती है अगर 2/3 मेजॉरिटी हो और उस पर कंसेंसस बिल्ड किया जाए। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये हुकूमत उस चीज की कैपेबिलिटी नहीं रखती, ये कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सकते। अच्छा, मैं एक छोटे से सवाल करूं, मैं राणा साहब छोटे से सवाल, नासिर साहब से वक्त की कमी है। नासिर साहब, पार्लियामेंट के अंदर ये मामला क्यों नहीं उठाए जा रहे? दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, पीडीएम की जो भी जमातें हैं और जो ऑपोजिशन इस वक्त मौजूद है असेंबली में वो भी, और आप लोगों की जानिब से भी, ये सब मामला बार बार क्यों उठाए जा रहे हैं? चाहे वो अमेंडमेंट किसी भी सूरत में हो, चाहे सेनेट इलेक्शन के हवाले से ही देख लें। अरसलान साहब, मैं ये सोच रहा हूं कि ये लोग जो पीडीएम वाले हैं, ये जो अपोजिशन का किरदार होता है वो किरदार अदा नहीं कर रहे। मैं ये सर, पार्लियामेंट में बात हो तो वो भी करे ना किरदार अदा। मैं ये कह रहा हूं पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो रही डिबेट? यही मैं कह रहा हूं कि जब भी ये लोग पार्लियामेंट में आते हैं तो ये अपने लीडरों के प्रोडक्शन ऑर्डर से, अपने केसेस से, अपने करप्शन से, उनसे आगे निकल ही नहीं रहे। अगर अवाम के साथ जिसने वोट मैंडेट दिया उनको अपोजिशन देने का हक देने का ये अदा नहीं कर रहे हैं, उनका ये चाहिए कि ये उस पर बहस करे। ये हमेशा जो हमारे स्पीकर साहब है उनको मौका देते हैं, ये लोग बोलकर अपने लीडरों के दिफा में बोलकर के और उनको प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए बोल लेते हैं और फिर वॉकआउट कर लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जो हम, मुझे ये बताए कि जब हमने अभी जो 226 कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का वो अमेंडमेंट हम लाए हैं, इन लोगों ने कितनी उसमें बहस की, कितना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों तरफ से मामला है कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो आते हैं, हम लेकर आते हैं पार्लियामेंट में, दूसरे नहीं आते। ये दोनों तरफ से कहा जा रहा है। इसका हासिल रसूल क्या हो सकता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जब इस केस का फैसला भी आ जाएगा उससे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा चीज़ें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर खान मूसाज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका भी शुक्रिया। और राना एहसान अफजल खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।